नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया के ताजा हालात के बारे में, दुनिया की हर बड़ी खबर के बारे में। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड नाउ में क्या है आज आपके लिए विशेष। वर्ल्ड नाउ में पहली खबर है अमेरिका की। अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है। तो क्या अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में हार मान ली है? आखिर सीज फायर का राग क्यों छेड़ा जा रहा है अमेरिका की तरफ से? मिडिल ईस्ट की धरती पर बारूद के ढेर पर बैठी है और डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति इस वक्त सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। ट्रंप सीज फायर चाहते हैं, लेकिन तेहरान फुल फायर मोड में है। ईरान का रुख साफ है, पहले जंग रोको, मुआवजा दो, गारंटी दो कि दोबारा हमला नहीं होगा। तो ट्रंप ठाने बैठे हैं कि हर्जाना तो नहीं भरेंगे, लेकिन ईरान को परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम बंद करने पर मजबूर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो अब और जंग भी नहीं लड़ना चाहते हैं। ये वर्चस्व की वो लड़ाई है जिसमें मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे मुल्क बिचौलिया बनकर फोन घुमा रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो आर्थिक मोर्चे पर आया है। ईरान ने अब इकोनॉमिक टेरर का कार्ड खेल दिया है। तेहरान की सीधी धमकी है, जो भी देश अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदेगा वो ईरान की मिसाइल की रेंज में है। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात क्यों कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस खबर के तह तक जाएंगे और हर एक खबर बारीकी से समझेंगे। वर्ल्ड नाउ में फिर बात करेंगे ट्रंप के एग्जिट प्लान के बारे में। 28 फरवरी 2026 इतिहास का वो काला दिन, वो काला पन्ना जिसने दुनिया को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत टॉप लीडरशिप को मारकर वो चंद घंटों में तेहरान फतेह कर लेंगे। शुरुआती 100 घंटों में ही 50,000 करोड़ के बम बरसा दिए गए, लेकिन 24 दिन के बाद भी जमीन से सरेंडर नहीं बल्कि बारूद की लपटें उठ रही हैं। नुकसान का हिसाब देखें तो अमेरिका की बर्बादी की कहानी 24 दिन में ही पता चल जाती है। इन आंकड़ों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की रूह भी कांप जाएगी। ईरान ने अपनी टॉप लीडरशिप तो खो दी, 2000 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन उसके मिसाइल लॉन्चर से लेकर परमाणु ठिकाने तक ने अमेरिका की नींद हराम कर रखी है। और ईरान ने हार नहीं मानी, क्योंकि पलटवार बहुत खौफनाक था। इजराइल की इमारतें खाक हो रही हैं, अमेरिका के 17 सैन्य ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। 3 लाख करोड़ से ज्यादा की दौलत अमेरिका की स्वाहा हो चुकी है। ट्रंप जिस ग्रेटर इजराइल के ख्वाब में जंग में कूदे थे, वो भी अब उनके गले की हड्डी बन चुकी है। 24-25 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने क्या नुकसान हासिल किया है, क्या खोया है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था क्यों बर्बादी की कगार पर जा रही है, तेहरान से लड़ाई में अमेरिका कैसे नेस्तनाबूद होने की कगार पर पहुंच गया है, डिटेल से आपको बताएंगे। और बताएंगे 24 दिन में सुपर पावर की साख मिट्टी में मिल चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप का घमंड चकनाचूर हो चुका है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। पूरा डिटेल आपके सामने, पूरी डिटेल रखेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ईरान के मालामाल होने की कहानी की भी। एक तरफ जहां अमेरिका कंगाल होता दिख रहा है, तो वहीं ईरान मालामाल होता जा रहा है। और इसे ही कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढ लेना। 48 साल से सैंक्शन की मार झेल रहा ईरान अचानक से मालामाल हो गया। 24 दिन की लड़ाई में इजराइल और अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जंग में अरबों डॉलर स्वाहा हो गए हैं। वहीं तेहरान की तिजोरी दिन दुगनी रात चौगुनी भर रही है। सच तो यह है कि जंग से अमेरिका बेहाल है और तेहरान मालामाल है। हैरानी की बात देखिए, खार्ग आइलैंड के पास बम तो बरस रहे हैं, लेकिन ईरान के तेल टर्मिनल्स को कोई खरोच नहीं आई है। नतीजा यह हुआ कि ईरान की घोस्ट फ्लीट खामोशी से समंदर का सीना चीर रही है और चीन को रोजाना 20 लाख बैरल तेल सप्लाई हो रहा है। इतना ही नहीं, होर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले हर जहाज से ईरान 16.5 करोड़ रुपए का वॉर टैक्स वसूल रहा है। यानी दुनिया जिस रास्ते से गुजरने से डर रही है, ईरान उसी रास्ते से जंग का खर्चा निकाल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त सऊदी, कतर, कुवैत खून के आंसू रो रहे हैं। तेल का प्रोडक्शन 70% गिर चुका है और $72 कच्चा तेल $112 के पार पहुंच गया है पर बैरल। हालात तो यह है कि सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका को अपनी ही पाबंदियों पर तेहरान को, ईरान को 30 दिन की छूट देनी पड़ी, जिससे कि दुनिया को महंगाई की आग से बचाया जा सके। लेकिन ईरान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया, मौके पे चौका लगाया और ईरान के मालामाल होने की शुरुआत हो गई।
चलिए इन खबरों को विस्तार से देखते हैं और समझते हैं इन खबरों की तह में क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सीजफायर चाहते हैं और फिर से शांति के लिए टेबल पर आना चाहते हैं। बताएंगे आपको पूरी कहानी, लेकिन पहले उससे कुछ तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। कुछ तस्वीरों पर नजर डालिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से सीजफायर का राग क्यों अलाप रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सीजफायर क्यों चाहिए, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये सेंट्रल ईरान की तस्वीर है। अमेरिका ने किस तरह से सेंट्रल ईरान पर हमला किया, अमेरिकी मिसाइलों ने तबाही मचाई, लेकिन इसके बावजूद ईरान पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिकी जहाजों से लेकर अमेरिकी सैन्य बेस तक को नुकसान पहुंचा रहा है और यह बर्बादी और तबाही की आवाज, मिसाइलों की गूंज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से ईरान ने अपने ड्रोन्स के जरिए अमेरिका और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। ये देखिए, ये हैं वो ड्रोन्स जिससे ईरान बदला ले रहा है और अमेरिकी ठिकानों पर, इजरायली ठिकानों पर लगातार ये ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। और इसी नुकसान के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 25 दिन की लड़ाई हो चुकी है, अब सीजफायर हो जाना चाहिए, लेकिन तेहरान फुल फायर मोड में है। मिडल ईस्ट की जमीन बारूद से दहक रही है। हर दिन तबाही के किताब में नया चैप्टर जुड़ रहा है, हर दिन बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। खबर है कि ट्रंप की ए टीम यानी कि जरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ काफी एक्टिव हैं। मिशन सीधा साधा है, ईरान के साथ किसी तरह से सीज फायर की डील करो जिससे शांति की राह तलाशी जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहती है। इस काम में ट्रंप के सलाहकार जरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी लगे हुए हैं। यह जानकारी इंटरनेशनल मीडिया न्यूज के हवाले से आ रही है। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रखी है, पहले जंग रुको और ईरान में हुए नुकसान का मुआवजा दो, फिर देखी जाएगी कि बातचीत होगी या नहीं होगी। ईरान का यह भी कहना है कि भविष्य में उस पर फिर से हमला नहीं होगा, इसकी पक्की गारंटी मिलनी चाहिए, तब जाकर वो जंग रोकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर क्यों चाहते हैं, आइए नजर डालते हैं जल्दी से इस खबर पर विस्तार से। ईरान से सीजफायर कर बातचीत करना चाहते हैं ट्रंप। 25 दिन की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ अभी तक कुछ ठोस नहीं लगा है। वो बेशक दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान में बहुत तबाही मचाई है, लेकिन अचीवमेंट के नाम पर जीरो है। इसलिए उनके बहुत खासम खास जरेड कुशनर, जो कि उनके दामाद भी हैं, और स्टीव विटकॉफ सीजफायर की तैयारियों में, सीजफायर की कूटनीति में लग गए हैं। ट्रंप के सलाहकार सीजफायर कराने में जुटे हुए हैं, जिसमें कि मिस्र, कतर, ब्रिटेन जैसे देश भी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो जाए। लेकिन ईरान ने सीजफायर की शर्तें रख दी हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। दूसरी तरफ ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो अभी ईरान की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, खास करके मुआवजे की मांग, जिससे ईरान में जो तबाही हुई है उसकी भरपाई की जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल तो नहीं है, लेकिन स्टीव विटकॉफ, जरेड कुशनर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैक चैनल से ही सही एक कूटनीतिक ब्रिज तैयार किया जाए, जिसमें कि ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर आए और वहां पर लाकर फिर डील हो सके कि किसी तरह से सीजफायर को लागू किया जाए, क्योंकि अमेरिका हर दिन ब्लीड कर रहा है इस जंग में और अमेरिका बैक चैनल से मिस्र से कांटेक्ट में है, कतर से कांटेक्ट में है और ब्रिटेन से कांटेक्ट में है लगातार कि किसी तरह से मीडिएशन हो जाए और ईरान तक हमारी बातचीत पहुंचा दी जाए, आईआरजीसी से बातचीत हो जाए, जिससे कि सीजफायर के रास्ते तलाशे जा सके। लेकिन याद कीजिए, मैंने आपको जंग शुरू होने के बाद क्या कहा था, खास करके आयतोला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब टॉप लीडरशिप, टॉप रिजीम को ही साफ कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर, तो अमेरिका बातचीत किससे करेगा? ईरान में बातचीत करने के लिए कौन बचा है? अब्बास अरागची, मुस्तफा खामनेई कहां है किसी को नहीं पता, वो सामने आ ही नहीं रहे, क्योंकि मुस्तफा को पता अगर उनकी लोकेशन लीक हुई तो इजराइल और अमेरिका उन्हें ढूंढ कर मार देंगे। इसलिए टॉप लीडरशिप का बचा होना बहुत जरूरी था।
और अब अमेरिका को लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलिए आपको बताते हैं युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या शर्तें रखी हैं। अमेरिका की शर्त क्या है? अमेरिका की शर्त यह है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे। बेशक कुछ समय के लिए बंद करे, लेकिन बंद करे। ईरान फिलहाल यूरेनियम एनरिचमेंट भी रोक दे। ईरान अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद कर दे। हिजबुल्लाह हमास को भी पैसे देना बंद करे ईरान। ये वो अमेरिकी शर्तें हैं जिसके जरिए अमेरिका ईरान के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन ईरान फिलहाल ऐसे किसी भी मूड में नहीं। और इसी बीच ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की बात तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन हमारी अपनी शर्तें हैं। और आईआरजीसी के कमांडर ने 6 शर्तों की लिस्ट बताई है और कहा है कि इन्हीं शर्तों के लिहाज पर, इन्हीं शर्तों के बिहाफ पर सीजफायर हो सकता है और शांति की राह तलाशी जा सकती है। तो ईरान की शर्तें क्या हैं, वो भी जल्दी से देख लीजिए। ईरान ये कह रहा है कि इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर भविष्य में ईरान पर अमेरिकी हमला नहीं होगा, वरना अमेरिका साल भर बाद, 6 महीने बाद फिर से उठकर आ जाएगा, फिर से हमला कर देगा, तो क्या करेंगे। तो ईरान ने मांग की है कि भविष्य में हमला ना होने की बाइंडिंग गारंटी दी जाए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने की मांग की है। यूएस इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों से हुए नुकसान की भरपाई और मुआवजे की मांग की है। ईरान और प्रॉक्सी नेटवर्क के खिलाफ चल रहे युद्ध को बंद करने की मांग की है। मसलन लेबनान पर हमला, यमन पर हमला बंद होगा। ईरान ने होर्मुज प्रबंधन के लिए नया कानूनी नियम बनाने की मांग की है। ईरान के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ईरान के अंदर हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, चाहे वो इजराइल के अंदर हैं, उन सभी की लिस्ट बनाकर ईरान को सौंपी जाए। और ये बहुत कठोर शर्तें हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन शर्तों को मानना नामुमकिन है। तो ईरान कह रहा है कि जंग रोकना भी नामुमकिन है। दोनों ने अपनी अपनी शर्तें बता दी, लेकिन दोनों एक दूसरे की शर्तें मानने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका भरोसे के लायक है ही नहीं। सुनिए ईरान के विदेश मंत्री ने क्या बयान दिया है। The question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, 3 rounds of negotiation, and after that, the American team in the negotiation, said itself that we made a big progress. Still, they decided to attack us. So I don't think talking with Americans anymore would be on our agenda. I don't think the question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, 3 rounds of negotiation, and after that, the American team in the negotiation said itself that we made a big progress. Still, they decided to attack us. So I don't think talking with Americans anymore would be on our agenda anymore. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका सीजफायर चाहता है, और इस खबर पर मुहर लगाने के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है, वो मैं आपको बताता हूं। जल्दी से बिग स्क्रीन पर लेकर आइए। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बहुत बड़ी खबर यह है कि अगले 5 दिन के लिए हमने हमले रोक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पावर प्लांट पर हमले नहीं होंगे। 5 दिन के लिए हमने यह हमला टाल दिया है। याद कीजिए, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 48 घंटे के भीतर बहुत बड़ा अटैक करेंगे। लेकिन सीजफायर के लिए कैसे माहौल बनाया जा रहा है? जो खबर हमने अभी आपको बताई कि अमेरिका सीजफायर चाहता है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेटेस्ट न्यूज है कि 5 दिन के लिए हमला टाल दिया और ईरान से 2 दिन से अच्छी बातचीत जारी है। बातचीत के नतीजे पर आगे का फैसला टिका हुआ है, इसलिए 5 दिन के लिए हमले टाले गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्दी से लेकर आइए। बड़ी खबर एक और। ट्रंप के बयान को ईरान ने खारिज कर दिया है। ट्रंप के बयान को लेकर कहा है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है।
यानी कि यहां भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई झूठा दावा तो नहीं कर रहे हैं। ईरानी कार्रवाई के डर से ट्रंप पीछे हट गए हैं, ये अमेरिका और ट्रंप का षड्यंत्र है, ये ईरान ने कहा है। यानी कि ईरान ने इस खबर का खंडन कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिका और ईरान में कोई बातचीत नहीं चल रही है। ईरान ने कहा ये डोनाल्ड ट्रंप का षड्यंत्र है, उनकी साजिश है। हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं ईरान का। यानी कि ईरान ने इस खबर को खारिज कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 5 दिन तक पावर प्लांट पर कोई हमला नहीं होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हाल ही में पीएम मोदी से भी फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को ईरान पर हो रहे हमला को रोकने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को बिना किसी दबाव में अपने दम पर काम करना चाहिए और इस मामले में आगे आना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया था कि मिडिल ईस्ट के देशों को मिलकर एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए। इससे इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहेगी और बाहर के देशों का दखल खाड़ी में कम होगा। जहां ईरान शांति की राह पर जाने की बात कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रोज बर्बादी की इबारत लिख रहा है। अब ईरान ने अमेरिका और उनके सहयोगियों को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि जो भी देश या संस्था अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदेंगे वो सीधे तौर पर ईरान के दुश्मन माने जाएंगे और वो खुद ईरान के हमले का खतरा मोल ले रहे हैं। यानी कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से तबाही तो मचा रखी है, लेकिन आर्थिक तौर पर वो अमेरिका को भरसक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की धमकी के पीछे की जो सच्चाई है या प्लानिंग है, उसको अगर समझें तो आखिर वो क्या है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका और सहयोगी जो भी देश हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी संस्था यूएस सेना को बजट देती है वो भी हमारे निशाने पर है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड ईरानियों के खून से सने हुए हैं। अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदने वाली संस्थाओं और देशों को भी धमकी दी है। अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदने वाले जो भी हैं वो हमारी मिसाइल के रेंज में हैं। अमेरिका को सहयोग करने वालों पर ईरान की नजर लगातार बनी हुई है, ये मुस्तफा खामनेई ने साफ तौर पर क्लियर कहा है। जाहिर सी बात है ईरान सरेंडर की भूमिका में नहीं है, लेकिन सरेंडर की भूमिका में अमेरिका, ट्रंप, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ नजर आ रहे हैं, जो सीजफायर के रास्ते देख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका को लगा था, इजराइल को लगा था कि एक हफ्ते के अंदर वो ईरान को घुटनों पर लाकर जंग को रैप अप करके तेहरान में रिजीम चेंज करवा के वापस लौट जाएंगे। इतना बड़ा अरमाडा अमेरिका ने लगाया था और साथ में इजराइल की ताकत थी, लेकिन एक भी टारगेट अचीव नहीं कर पाया अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ आज भी खाली। 25 दिन की लड़ाई में अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल गई है। इस पर अलग से स्पेशल रिपोर्ट अगली खबर में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हुआ ईरान पे। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को 48 घंटे में होर्मुज खोलने की धमकी दी थी, जिसके बाद मैंने अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज बताई, कहा कि 5 दिन तक अब हम पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। तो फिर इस 48 घंटे के अल्टीमेटम का क्या हुआ? और क्या डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे के अल्टीमेटम को पूरा करने के लिए कहीं ईरान को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं और होर्मुज में चंद घंटों के बाद तबाही मच सकती है? हालांकि ट्रंप के बयान और उनकी भूमिका अभी तक सभी के समझ से परे रही है। ट्रंप कभी सीजफायर की बात करते हैं, कभी धमकी के मूड में आ जाते हैं। एक दिन पहले ही ट्रंप सीजफायर की बात कर रहे थे, इसी बीच ट्रंप ने 48 घंटे में होर्मुज खोलने वाली धमकी दे दी। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अभी 5 दिन तक हम ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी भरा संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि शक्ति से ही शांति आती है। यानी जहां ट्रंप अपनी शक्ति के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर ईरान भी अपनी शक्ति के प्रदर्शन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया मानती थी कि ईरान की मिसाइलें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित हैं, लेकिन ईरान की वो रेड लाइन अब मिट चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल दावा करता है कि ईरान के पास वो घातक तकनीक है जो पलक झपकते ही जंग का रुख बदल सकती है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर कैरीन वॉन हेपेल ने चेतावनी दी है। इस चेतावनी ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की मिसाइलें डियागो गार्सिया जैसे सुरक्षित अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं, तो समझ लीजिए खतरा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो क्या ईरान के पास आईसीबीएम है? क्या ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है?
ईरान से अब इजराइल और यूएस को डर क्या है? इनको डर यह है कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि जो दूसरे महाद्वीप तक ट्रैवल करके अटैक कर सकते हैं। 15,000 12,000 किलोमीटर तक की मिसाइल है। इजराइल का दावा यह है कि ईरान ने गुप्त ठिकानों में ये मिसाइलें तैयार की हैं। तेहरान मिसाइल से यूरोप पर हमला कर सकता है और आज की तारीख में तेहरान की जद में है यूरोप। तेहरान से बाहर, उसकी अटैक रेंज से बाहर नहीं है यूरोप। और ईरान भी अब डिफेंस मोड में नहीं है बल्कि अटैक मोड में है। तेहरान इस हफ्ते किसी और देश को निशाना बनाएगा, ये डर है इजराइल और यूएस को। तो बढ़ी हुई ताकत, बर्बादी होने के कगार पर के बाद भी तेहरान सरेंडर नहीं कर रहा है। वो लगातार अमेरिकी ठिकानों को ठोक रहा है और ऐसी बर्बादी मचा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू को नींद में भी मुश्तबा और आईआरजीसी का खौफ ही दिखता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अब सीज फायर कर लिया जाए, क्योंकि जंग में बहुत डॉलर जाया कर दिया उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप को किसी चीज का नुकसान वो सह सकते हैं, लेकिन डॉलर का नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जिस हिसाब से इस जंग में डॉलर का नुकसान हो रहा है, उससे ट्रंप बहुत असहज हैं। इजराइल के चक्कर में पड़कर हमला करने वाले अमेरिका को अब ऐसा लग रहा है कि सबक मिल गया है और किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ाने पर ज्यादा नुकसान खुद का होता है, यह उन्होंने देख लिया है। कहते हैं अमेरिका को इस युद्ध में जितना नुकसान हुआ है उतना शायद ही कभी अमेरिका को किसी जंग में हुआ हो। तो क्या है अमेरिका के नुकसान का लेखा जोखा? चलिए पलटें खाता। आइए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि 24 दिन की लड़ाई हो चुकी है। आसमान से आग बरस रही है, जमीन मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। सवाल यही है, ईरान हार क्यों नहीं मान रहा है? क्या तेहरान के पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है जिससे दुनिया अब तक अनजान है? 24 दिन के इस लड़ाई में अरबों डॉलर स्वाह हो चुके हैं, मिसाइलें पानी की तरह बहा दी गई हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट का सुल्तान झुकने को तैयार नहीं है। 28 फरवरी 2026 जंग का पहला दिन। इस दिन को अमेरिका याद रखेगा। पहले दिन के जंग में ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई के साथ 50 टॉप लीडर्स को मार दिया। शुरुआती 100 घंटे में 50,000 करोड़ रुपए के बम बरसाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लगा कि वो ऑलमोस्ट इस जंग को जीत चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। खेल बाकी था, कहानी बाकी थी। मिडिल ईस्ट में जो कुछ होने वाला था वो अमेरिका और इजराइल ने एंटिसिपेट नहीं किया था, अनुमान नहीं लगाया था। मिडिल ईस्ट की जंग में 24-25 दिन हो चुके हैं और अब अमेरिकी इकोनॉमी को इतना डेंट हो चुका है कि हमने जैसे कि आपको बताया कि अमेरिका सीज फायर चाहता है। तो सीज फायर के पीछे की सच्चाई क्या है? जंग में ईरान को नुकसान या अमेरिका को नुकसान? तो दोनों देख लेते हैं। पहले देखते हैं ईरान को नुकसान। वैसे ईरान के पास खोने के लिए क्या है? ईरान की इकोनॉमी 1979 से बंद है सैंक्शंस की वजह से, तो ईरान में लोग ज्यादा मारे गए। ठीक है, जंग में ईरान को क्या नुकसान हुआ? इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग में 24वें दिन लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में लगभग 18,000 लोग घायल हुए। कई टॉप आईआरजीसी के अधिकारी मारे गए, कुछ वैज्ञानिक भी मारे गए। ईरान के 190 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। 130 से ज्यादा नौसैनिक जहाज डुबोए गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा नौसैनिक नुकसान है। हवाई रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस बड़े पैमाने पर तबाह किए गए। परमाणु ठिकाने नतांज पर हमला हुआ, फोर्डो पर फिर से हमला हुआ। ईरान की इकोनॉमी फिर से प्रेशर में आ गई, जो ऑलरेडी प्रेशर में थी। 40% की गिरावट हुई। होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग प्रभावित हुआ, तेल आपूर्ति बाधित हुई। लेकिन ईरान ने इसको रिकवर कर लिया। कैसे, वो आपको अगली स्टोरी में बताएंगे कैसे ईरान इस जंग में मालामाल हो रहा है। लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, ईरान में कितना नुकसान हुआ। लेकिन असली तबाही तो अमेरिका में मची है, इजराइल में मची है, और यह तबाही जमीन पर नजर आती है, आंकड़ों में दिखती है, जिससे अमेरिका हर दिन ब्लीड कर रहा है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इजराइल में कई शहरों में बिल्डिंगें खाक हो चुकी हैं। मिसाइलों ने जहां तबाही मचाई वहां सिर्फ आग और राख रह गया है। अमेरिका इजराइल को कितना नुकसान हुआ, आइए इसका आकलन करते हैं।
अमेरिका और इजराइल को अगर नुकसान देखें तो 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा स्वाहा हो चुका है। अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा घायल हैं, 16 से अधिक विमान, ड्रोन और जेट नष्ट हुए हैं। इजराइल में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई जैसे अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर ईरान ने हमले किए। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 250 से ज्यादा घायल हैं। और यह सब अमेरिका पर आएगा, क्योंकि यह सब अमेरिका की वजह से हुआ है। अनुमान है कि मिडिल ईस्ट में जंग में 800 मिलियन यानी कि करीब 75 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब सैन्य और आर्थिक नुकसान भी देख लीजिए। खाड़ी देशों में 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, 12 कम्युनिकेशन रडार सिस्टम को नुकसान हुआ है, 2700 करोड़ रुपए के कई रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए, 16 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए, 12 MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हुए, 1 KC-135 रिफ्यूलर तबाह हुआ, 3 F-15 फाइटर जेट तबाह हुए। आप ये अनुमान लगाइए कि नुकसान कितना बड़ा है और कितने डॉलर्स का है। 6 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं, 5 KC-135 रिफ्यूलर सऊदी अरब में हमले के दौरान डैमेज हुए हैं, एक F-35 फाइटर जेट हमले में डैमेज हुआ है। यह है आपके सामने 12 MQ-9 रिपर, 1 KC रिफ्यूलर, 3 F-15 फाइटर जेट, 5 KC-135 रिफ्यूलर सऊदी अरब में हमले के दौरान नष्ट हुए, 1 F-35 फाइटर जेट भी। और F-35 फाइटर जेट तो आप समझिए कि दुनिया में सबसे शानदार आसमानी शिकारी माना जाता है, लेकिन शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। और इसके साथ ही अमेरिकी हथियारों का जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में बना हुआ था, बहुत शानदार होते हैं, भव्य होते हैं, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, सब खत्म। इसी के साथ सारा प्रोपेगेंडा, सारा मार्केटिंग सब चूर कर दिया ईरान ने। इतना समझ लीजिए कि अमेरिका और ईरान को इतना नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कई सालों तक मुमकिन नहीं है, और वो भी तब जब दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और तकनीक के मामले में दुनिया में सबसे अव्वल है। इजराइल का मकसद ग्रेटर इजराइल बनाने को लेकर है। अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान को लेकर थ्रेट नहीं है, लेकिन इजराइल के कहने पर अमेरिका इस जंग में कूदा और इसमें अमेरिका ब्लीड कर गया। एक तो जेब से पैसे भी गए, डॉलर्स भी गए, और अचीवमेंट के नाम पर, टारगेट अचीव करने के नाम पर नील बटे सन्नाटा। तो क्या अपने मकसद में ट्रंप और नेतन्याहू नाकाम हो गए? आइए समझने की कोशिश करते हैं। 28 फरवरी से जारी जंग जो है वो चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। अब भी ट्रंप और नेतन्याहू अपने मकसद में नाकाम है। ऑब्जेक्टिव 1 क्या था? ईरान से इस्लामिक रिजीम हटाना। अमेरिका और इजराइल ने खामनेई और टॉप लीडरशिप को तो मार गिराया, लेकिन वो इस्लामिक रिजीम चेंज नहीं कर पाए, फेल हो गए। तो पहला ऑब्जेक्टिव फेल हुआ। ईरानियों से कहा कि अपने भविष्य और देश की बागडोर संभालिए, कोई भी सामने नहीं आया। इसमें वहां के लोग भी बटे नजर आए। फिर खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। खामनेई के मरने के बाद खामनेई रिजीम रह गया, इस्लामिक सिस्टम एक्टिव हुए और कट्टर हुए। और चूंकि सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, तो जो लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ थे वो अपने देश के साथ खड़े होकर सुप्रीम लीडर के साथ हो गए। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 भी फेल हो गया। यूएस, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा मानते हैं। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक किया, लेकिन आज भी ईरान के पास 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। सीआईए ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया। आईएईए ने माना कि इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर 200 किलो यूरेनियम अब भी मलबे में दबा हुआ है। अब आइए ऑब्जेक्टिव नंबर 3, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 भी फेल है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। ईरान के पास मिसाइलों की मारक क्षमता जो अब तक नोन है वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। अभी तक तो ईरान ये कह रहा था हमारे पास 2-2,500 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइलें ही नहीं है, लेकिन ईरान ने ईरान से डियागो गार्सिया भेज दिया हिंद महासागर में। 24 दिन की जंग में बैलिस्टिक मिसाइलों में ईरान के पास कोई कमी नहीं है। ईरान के पास ड्रोन्स की भी कोई कमी नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू का दावा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो चुकी है। हाल ही में ईरान ने
डियागो गार्सिया में 4000 किलोमीटर दूर मिसाइल मारा। इजरायली खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल भी मौजूद है। यानी साफ है कि 24 दिन की जंग में अमेरिका इजराइल का सपना चकनाचूर हो चुका है। ईरान अभी भी घातक पलटवार कर रहा है। ईरान घायल है, लेकिन धुरंधर की तरह वो घातक भी है। अब ईरान ने अमेरिका की दुखती रग को दबाया है, जो कि है होर्मुज। इतना सब कुछ होने के बाद ईरान ने होर्मुज को कैप्चर कर लिया और कहा कि यहां से कोई भी जहाज बगैर IRGC के परमिशन के पार नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या हुआ? ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों के गुजरने पर पाबंदी लगाई। 20% पेट्रोलियम गैस ट्रेड इस इलाके से होता है। $500 अरब का सालाना ऊर्जा कारोबार है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ और अमेरिका पर प्रेशर बढ़ने लगा, जिसके बाद अमेरिका को तेहरान को तेल बेचने की छूट देनी पड़ी। 1979 के बाद से पहली बार एशियाई और यूरोपीय देशों में कच्चे तेल में आग और गैस की किल्लत ने दुनिया के 95 देशों में असर डाला। गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी। नेटो देशों ने होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की बात कही। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ईरान की स्ट्रैटेजी क्लियर है, सरवाइव करो और दुश्मन के लिए जंग की कॉस्ट बढ़ाओ। होर्मुज के बंद होने से इंटरनेशनल ऑयल, गैस, क्रूड मार्केट में जो प्रेशर पड़ा, उससे अमेरिका बौखला गया। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कभी अल्टीमेटम देते हैं, कभी तेहरान के तेल को सैंक्शन फ्री कर देते हैं, कभी कहते हैं 5 दिन तक हम ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं करेंगे, कभी कहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत जारी, कभी कहते हैं सीज फायर को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप एग्जिट रूट खोज रहे हैं? दुनिया में जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं वो एक बात तो जानते हैं और ये बताते भी हैं। मैंने भी जितने लोगों से बातचीत की है वो ये बताते हैं कि जंग में जाना तो आसान है, लेकिन जंग से एग्जिट ले पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी भी देश को अगर किसी तरह की लड़ाई शुरू करनी है तो उस लड़ाई में एंटर करने से पहले उसका एग्जिट प्लान बहुत ठोक बजा के तैयार कर लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ऑपरेशन सिंदूर देख सकते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एस्केलेशन लैडर से वापस आया, क्योंकि भारत की तैयारी पहले से पूरी थी। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे, हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किया, टारगेट हिट किया, सीज फायर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की मांग पर कर ली तुरंत। अब यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप उस दलदल में फंसे हुए हैं जहां से उनको एग्जिट रूट नहीं दिख रहा। तो क्या हो रहा है? हो यह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी कि ईरानी सेना पूरी तरह हार चुकी है, ईरान जंग हार चुका है, ईरान डील करना चाहता है, इसलिए जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के अपने दावे हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति अगर कोई दावा करे तो उनसे सवाल कौन पूछेगा या उस दावे को कौन झुठलाएगा? वो कह रहे हैं ईरानी सेना को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया, ईरान के मिसाइल और ड्रोन को भी हमने खत्म कर दिया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने खत्म कर दिया है, हमारा मकसद पूरा होने वाला है। ये सब बहाना है और यही बात ईरान भी कह रहा है। जंग के 24 दिन के बाद अगर सीज फायर हो जाता है, क्या सिनेरियो बन सकते हैं? ईरान कहेगा वो जंग जीत चुका है। वैसे भी जो स्थिति है, अगर ईरान को हारा हुआ भी अमेरिका घोषित करता है तो ईरान हार के भी जीत चुका है। अमेरिका इसे अपनी जीत बताएगा। अमेरिका की जीत कैसे हो सकती है और इस पर सवाल कैसे रहेंगे? ईरान कहेगा कि हमने सत्ता परिवर्तन की कोशिश को नाकाम कर दिया है, तो अमेरिका कहेगा कि ईरान में ऑपरेशन हमारा कामयाब रहा है। फिर ईरान कहेगा दुश्मन के हमले का हमने करारा जवाब दिया और काफी हमलों को हमने रोका। तो अमेरिका कहेगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने खत्म कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म कर दी, यूएस इजराइल को हमने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह ईरान का दावा है। यानी कि अगर देखें तो ईरान के अपने दावे रहेंगे, अमेरिका के अपने दावे रहेंगे और दोनों तरफ से कहा जाएगा हम जंग जीत चुके हैं। ईरान कहेगा यूएस इजराइल को हटने पर मजबूर किया, अमेरिका कहेगा लोगों के खातिर हमने हमले को रोक दिया। और अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहां से दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब
सीजफायर पर बात बन सकती है या फिर अमेरिका पीछे हट सकता है, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी पर इमेंस प्रेशर है और अमेरिका के ऊपर कर्ज आज की तारीख में $37.5 ट्रिलियन से बढ़कर 39 यानी कि 39 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। 24 दिन की लड़ाई में ईरान ने अपने तेल डिपो, सैन्य ठिकानों को धुएं में बदलते देखा, तो वहीं इजराइल ने आयरन डूम की साख को दांव पर लगते देखा है। अमेरिकी हथियारों को बट्टा लगता हुआ भी हमने देखा। F-35 जैसे 6th जनरेशन फाइटर जेट को हमने तबाह होते देखा। नुकसान सिर्फ इमारतों का नहीं, नुकसान अमेरिका की साख को हुआ। धक्का उस अजेय होने वाले भ्रम को लगा जो इजराइल और अमेरिका पाले बैठे थे। ट्रंप अब एग्जिट रूट यानी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ की बैकडोर डिप्लोमेसी इस मिशन पर शुरू हो गई है कि कैसे ईरान को बिना मुआवजा दिए उसके परमाणु जिद और मिसाइल प्रोग्राम को रोका जाए। क्या ट्रंप ईरान को नो कंडीशन सरेंडर पर मजबूर कर पाएंगे या फिर ईरान की 10,000 किलोमीटर वाली मिसाइल का डर व्हाइट हाउस और तेल अवीव को झुकने पर मजबूर करेगा? ऐसा लगता है इस जंग में या तो ये जंग अगले ही पल खत्म हो जाएगी, सीजफायर का ऐलान हो जाएगा, या ऐसा भी लगता है कि कोई बहुत बड़ी तबाही अभी रास्ता देख रही है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान को एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जंग से जहां अमेरिका एक तरफ बेहाल है, तो तेहरान मालामाल नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। यही स्थिति अमेरिका इजराइल के साथ जो लड़ाई ईरान की चल रही है उसमें ईरान की है। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड के पास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से तेल टर्मिनल को सीधा अटैक नहीं किया गया और 70% ऑयल मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों का इस वक्त चोक है क्योंकि होर्मुज बंद है। और इस ऑयल क्राइसिस सिचुएशन में तेहरान अपने तेल को लेकर बाजार में खड़ा है कि हम तेल बेच रहे हैं, जिसको खरीदना है खरीद लो। क्योंकि ईरान ने खार्ग टर्मिनल चालू रखा है और घोस्ट फ्लीट के जरिए चीन को भी सप्लाई जा रही है। और अमेरिका ने भी ईरानी तेल से अगले 30 दिन के लिए सैंक्शन रिवोक कर दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक ईरान रोजाना 1.7 से 2 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी ईरान का खजाना दिन दुगना रात चौगुना भर रहा है। ईरान के करीब 90% तेल का एक्सपोर्ट अभी भी खार्ग टर्मिनल से हो रहा है, यानी कि ईरान युद्ध के समय में भी तेहरान ने अब मोटी कमाई करनी शुरू कर दी है। जो तेहरान 1979 से कमाई की आस में बैठा हुआ था, आज की तारीख में उस तेहरान के हाथ में बहुत बड़ा खजाना लग गया है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, लेकिन गैस सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से ईरान करीब 16.5 करोड़ रुपए प्रति जहाज वॉर टैक्स भी वसूल रहा है। अब खार्ग आइलैंड की खासियत क्या है जहां से ईरान मोटा माल कमा रहा है? आइए आपको बताते हैं खार्ग आइलैंड के बारे में। ये कहानी थोड़ी सी दिलचस्प है। तो सबसे पहले इस मैप को आपको देखना होगा। यह है खार्ग का मैप। यहां पर है खार्ग आइलैंड और वो रहा होर्मुज स्ट्रेट। अब खार्ग आइलैंड में जो पोर्ट है वहीं पर ईरानी ऑयल लोड होता है। ऑयल लोडिंग कैपेसिटी जो यहां पर है रोजाना 70 लाख बैरल की है। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 3 करोड़ बैरल की है। और यहां से जो होर्मुज स्ट्रेट आप देख रहे हैं, यहां से 20% ऑयल पूरी दुनिया का गुजरता है। यानी ये जो इलाका है बहुत सेंसिटिव और हॉट है और इसकी वजह से इस पूरे इलाके को ईरान कंट्रोल कर रहा है। और ईरान के कंट्रोल की वजह से सिर्फ ईरान का तेल ही यहां से निकल पा रहा है। बाकी मिडिल ईस्ट के देश जितने भी हैं उनका 70% ऑयल चोक पड़ा हुआ है। तो यह फायदा हो रहा है ईरान को। ईरान की होर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ का यह फायदा है। और ईरान ने जो लगातार हमले किए हैं सऊदी अरब पर, कतर पर, इराक, कुवैत, यूएई जैसे खाड़ी देशों पर, उनकी सप्लाई ध्वस्त हो गई है। दूसरा बड़ा रीजन यह भी है कि सुरक्षित समुद्री रास्तों की कमी, बढ़ते हमले और लॉजिस्टिक्स के दिक्कतों के चलते इन देशों का कुल उत्पादन 70% तक गिर गया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सबसे सीधा असर कच्चे तेल पर ही होता है।
अब आपको बढ़े हुए तेल की कीमत की स्थिति समझाते हैं। ईरान जंग के बाद क्रूड ऑयल कैसे महंगा हुआ है। 27 मार्च को क्रूड ऑयल का जो रेट था वो $72.48 पर बैरल था। 2 मार्च को छलांग लगाते के साथ ये पहुंच गया $77.74 पर बैरल, क्योंकि 28 को अटैक हो गया था। 3 मार्च को सीधे जंप करके पहुंचता है ये $83.28 पर बैरल। 4 मार्च को पहुंचता है $81.56 पर बैरल। 5 मार्च को $88.59 पर बैरल। 6 मार्च को सीधे जंप करके पहुंचता है 95.74 पर बैरल। 9 मार्च को 94.35, थोड़ी राहत देखी जाती है इसमें, लेकिन 10 मार्च को भी हम देखें तो 10-11 मार्च को थोड़ी रियायत मिलती है, राहत मिलती है। तेल की कीमत $90 पर बैरल के आसपास रहता है, लेकिन 12 मार्च को अचानक से ये तेल पहुंच जाता है $102 पर बैरल। 13 मार्च को $103 पार कर जाता है, 16 मार्च को $100, 17 मार्च को $103, फिर 18 मार्च को एक बड़ी छलांग आती है जब तेल $107 पार कर जाता है। 19 मार्च को $108, 20 मार्च को $112.5, 21 मार्च को $112.5 पर बैरल की कीमत आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की है। और इसी बढ़ती हुई कीमत का फायदा ईरान को मिल रहा है। ईरान बड़ी मात्रा में तेल बेच रहा है, और तेल बेच इसलिए भी रहा है क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन भी उसके ऊपर से फिलहाल अमेरिका ने हटा दिया, क्योंकि क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गया। क्राइसिस क्यों हुआ? जैसे कि हमने आपको बताया कि खाड़ी देशों का 70% ऑयल इस वक्त चोक पड़ा हुआ है, और जब तक खाड़ी देशों से ऑयल नहीं निकलेगा तब तक इंटरनेशनल मार्केट में कमी बनी रहेगी, और इस कमी को भुनाता रहेगा ईरान। तो ईरान को जितना भी लॉस हुआ है वो उसको रिकवर कर सकता है अगले 30 दिनों में। और होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से अमेरिका पर बहुत प्रेशर है। कई देशों की तेल आपूर्ति से लेकर प्रोडक्शन तक भी प्रभाव पड़ा है। अब कितना इंपैक्ट हुआ है उसको भी समझिए आप। खाड़ी देशों से कितना तेल निकलता है और कितना बंद है अभी इंटरनेशनल मार्केट में आना। सऊदी अरब की सबसे पहली बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है सऊदी अरब। प्रोडक्शन कितना है? 1 करोड़ से 80 लाख बैरल पर डे। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन यन्बू तक तेल पहुंचा रहा है। होर्मुज बंद होने से स्टोरेज टैंकर भरे हुए हैं। तेल भंडार अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सप्लाई बंद है। अब आ जाइए कतर पर। दुनिया की 20% एलएनजी की जरूरत अकेले कतर पूरा करता है। रास लाफान फैसिलिटी पर हमला हुआ, जिसमें कि फोर्स मेजर लागू करना पड़ा। एलएनजी की क्षमता 17% घट गई, जिसे अगले 5 साल में रिकवर किया जा सकेगा। अब टैंकर्स बंदरगाहों पर खड़े हैं क्योंकि होर्मुज से कुछ निकल नहीं रहा और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। इराक में BP ENI टोटल ने स्टाफ वापस बुला लिया है। प्रोडक्शन 43 लाख से 13 लाख पर गिर चुका है, यानी जहां 43 लाख बैरल पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, वो अब 13 लाख बैरल पर डे की कैपेसिटी पर आ चुकी है। वैकल्पिक पाइपलाइन न होने से स्टोरेज भरे हुए हैं और माल सप्लाई हो नहीं रहा है, तो इसलिए नया प्रोडक्शन बंद है। इसलिए वेस्ट कोरना और मजनून फील्ड में भी काम बंद है। अब आ जाइए कुवैत पर। कुवैत पूरी तरीके से होर्मुज पर डिपेंड करता है। नाकेबंदी और वॉर ने एक्सपोर्ट लगभग ठप कर दिया है। प्रति जहाज 16.5 करोड़ की वसूली है। इंश्योरेंस संकट है, इसलिए तेल भंडार पर दबाव है। इसलिए उत्पादन 50% तक गिर गया है। अब आ जाइए आप यूएई। आबू धाबी फुजैरा पाइपलाइन फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है। कुल डिमांड ज्यादा है, बाकी तेल होर्मुज में फंसा हुआ है। ईरानी हमलों से जहाज बीमा 400% तक महंगा हो गया है। फुजैरा पोर्ट पर गतिविधि बहुत कम हो गई है। उधर ग्लोबल क्राइसिस होने के बाद ऑयल और एनर्जी मार्केट में बढ़ती महंगाई से अमेरिका परेशान है। महंगाई काबू करने के लिए उसने 20 मार्च को ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंध में 30 दिन की छूट दी। यह छूट सिर्फ समुद्र में मौजूद ईरानी तेल टैंकर्स की खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रेजरी विभाग के मुताबिक यह छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल के लिए है। मौजूदा सप्लाई को अस्थायी तौर पर खास करके ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल ऑयल तेजी से आएगा।
इससे दुनिया भर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और सप्लाई पर जो अस्थायी दबाव बना है उसको मैनेज करने में कामयाबी मिलेगी। हालांकि इस जंग से अमेरिका इसराइल को नुकसान तो है, लेकिन ईरान दूसरी तरफ से अपनी जेब भी भर रहा है और ईरान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब वो अपने लिए तेल के मार्केट से एक बड़े पैमाने पर पैसा बटोर सकता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।